हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइटल नर्सिंग एकेडमी। वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेन चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ है और उसका पेपर सॉल्यूशन जो है आज अपन करने जा रहे हैं। इस पेपर सॉल्यूशन के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं 150 क्वेश्चंस है और उन 150 क्वेश्चंस का जो है OMR शीट के अंदर ही आंसर देना था। ठीक है, और इन 150 क्वेश्चंस का अपन जो है सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे, जिससे क्या है कि आपके जो मार्क्स है, आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया मिले और आप अपना इवैल्यूएशंस कर सको। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ में ऐसी उम्मीद भी रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना इवैल्यूएशंस कर सकें। और साथ में जुड़े रहिए वाइटल नर्सिंग एकेडमी के साथ। ऐसे और भी वीडियोस हम आगे जो है कंटिन्यूस प्रोवाइड करते रहते हैं। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं और आगे भी हम वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। इसलिए चैनल को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी न्यू वीडियो आएगा, जो भी न्यू क्लासेस हम अपलोड करेंगे, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट। आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन, उस पेपर का सॉल्यूशन जो है अपन आप आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है, इस पेपर में लगभग 150 क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं और OMR सीट के अंदर आपको जो है इसका सॉल्यूशन देना था। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपके नर्सिंग के अलावा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में भी काफ़ी सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हुए, जिसके अंदर हिंदी भी है, आपके इंग्लिश ग्रामर भी है, ठीक है, और जनरल जीके के क्वेश्चंस भी है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी है, जीके भी क्वेश्चंस है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उसमें पूछी है, ज्योग्राफी वगैरह इनके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक पेपर दिया है। आई होप जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इससे आपके इवैल्यूएशंस, आप अपना इवैल्यूएशंस जो है वो कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट, अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपने इस पेपर सॉल्यूशन को। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है तो मैं ज़्यादातर यही देखूंगा कि आपको जो क्वेश्चंस है उनमें जो करेक्ट आंसर क्या है वही बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइमिंग अपने पास बहुत कम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ में इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारी फैकल्टी है उन्होंने अलग अलग पेपर को सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि व्हेन फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी इज कॉल्ड। ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो रहा है कहां पर? नॉर्मल जो एंडोमेट्रियल कैविटी से बाहर की तरफ अगर इम्प्लांट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी कहेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहेंगे, ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेंगे या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे? तो नॉर्मल तो है नहीं, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी नहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, पर ट्यूबल किसका टाइप है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मैच कॉलम फर्स्ट ऑफ मसल्स ऑफ ब्रीथ विथ कॉलम सेकंड ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, पहले कॉलम के अंदर मसल्स ऑफ ब्रीथिंग दिए हैं, ये सारे मसल्स ऑफ ब्रीथिंग है, ठीक है, और दूसरे कॉलम के अंदर आपके उनके फंक्शंस है मसल्स के। तो सबसे पहला डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे दे रखे हैं। तो अपन देखते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले डायफ्राम, डायफ्राम का काम क्या होता है कि ये एक रेस्पिरेटरी मेन मसल्स है, ठीक है, जो आपके रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं इट इज द मेन मसल्स फॉर द क्वाइट रेस्टफुल ब्रीथ। तो ए को 2 नंबर से जोड़ेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपके इंस्पिरेशन में, इनहेलेशन में हेल्प करती है। तो ये क्या करेगी? आपकी जो रिब केज है उनको अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करवाएगी ताकि आप इंस्पिरेशन कर सको, ठीक है। और तीसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो आपके एक्सपीरेशन के अंदर हेल्प करती है
जब आप एक्सपीरेशन कर रहे हो उस टाइम, यूज व्हेन एक्सपीरेशन बिकम एक्टिव एज एक्सरसाइज, ठीक है। और एक्सेसरी मसल्स अपन जब भी एक्स्ट्रा फोर्सफुल रेस्पिरेशन करते हैं तब यूज में आती है। तो देखिए डायफ्राम को 2 नंबर से, एक ए के अंदर क्या आएगा 2, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसके अंदर क्या आए, ए के अंदर 2 आए, बी के अंदर क्या आए 1, सी के अंदर 4 और डी के अंदर 3। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपके कहाँ आ रहा है, 2 नंबर, ए के अंदर 2 नंबर डी में आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी, जिसके अंदर ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, ऐसा ही आ रहा है, तो दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिव मेडिकेशंस, ओके, प्रोवाइडिंग लग्जरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके, या ट्रीटमेंट ऑफ ओनली क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का एसेंशियल एलिमेंट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड के अंदर आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन अडल्ट। अडल्ट के अंदर अगर सीपीआर दे रहे हैं तो कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो क्या रहेगा? अडल्ट के अंदर, ठीक है, रेस्क्यू के अंदर क्या है 1 रेस्क्यू, क्या रेशियो रहता है 30:2, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कंप्रेशन कितने 30 और ब्रीथ कितनी 2, ठीक है, दैट इज सीपीआर के अंदर अपन अडल्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो ये रेशियो रहेगा 30:2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, मैच द फॉलोइंग विद देयर एग्जांपल। ठीक है, इनको अपने एग्जांपल के साथ मैच करना है कि सिंपल लिपिड्स का एग्जांपल कौन सा है, कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल कौन सा है और ड्राइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल कौन सा है। इनको करेक्ट फॉर्म के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो सिंपल लिपिड मतलब सिंपल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड इज सिंपल लिपिड, ठीक है। कंपाउंड लिपिड कौन सा है? तो फॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड है। और ड्राइव्ड कौन सा है? तो कोलेस्ट्रॉल इज डेराइव्ड लिपिड। तो आपका ऑप्शन में क्या होना है, पहले के अंदर ए, दूसरे के अंदर सी और तीसरे के अंदर बी। ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए सी बी। ए सी बी वाला कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए सी बी, सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, a profession is defined as an occupation with an ethical component that is devoted to the promotion of dash and social welfare, ठीक है। प्रोफेशन की डेफिनेशन दी है कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एथिकल कंपोनेंट होते हैं और वो ड्राइव होते हैं प्रमोशन ऑफ, किसके प्रमोशन से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, फाइनेंशियल ग्रोथ से या ह्यूमन से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन। इस देश के अंदर क्या आएगा? ह्यूमन, ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो एथिकल कंपोनेंट है, दैट इज डिवोटेड टू द, किसको डिवोटेड करता है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, उसको अपन प्रोफेशन कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। यहां पूछा है नॉट, क्वेश्चंस ऐसे ही दिए हुए हैं, क्या पूछा है? नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये जो चारों सेक्टर दे रखे इसमें से कौन सा एक सेक्टर ऐसा है जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओके, तो वो कौन सा है? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, हेल्थ प्लानिंग सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर और इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन सा सेक्टर जो है नहीं है? ठीक है, तो 7th के अंदर ऑप्शन बी इज द बी, हेल्थ प्लानिंग सेक्टर नहीं है। बाकी सारे सेक्टर जो है वो मेजर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी आती है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर आते हैं और इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये तीनों आते हैं, ठीक है। जबकि हेल्थ प्लानिंग सेक्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द, यहाँ पूछा है नॉट, नॉट पूछा इसलिए कौन सा नहीं है? हेल्थ प्लानिंग सेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पार्ट कौन सा नहीं है? वजाइना, सर्विक्स, बॉडी और स्टमक।
तो वजाइना जो है वो यूट्रस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा है ना, तो वजाइना नहीं है, बाकी सारे है। तो ऑप्शन ए 8 के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन ए वजाइना नहीं है, बाकी सारे किसके पार्ट हैं, आपके यूट्रस के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अ डोपामिनर्जिक पाथवे, डोपामिनर्जिक पाथवे कौन सा नहीं है, क्योंकि मीजोलिम्बिक पाथवे, ठीक है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, थैलेमो कॉर्टिकल पाथवे और निग्रोस्टेटियल पाथवे कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी, ओके, थैलेमोकॉर्टिकल पाथवे, ऑप्शन सी थैलेमोकॉर्टिकल पाथवे जो है वो आपका डोपामिनर्जिक पाथवे नहीं है, बाकी तीनों ही डोपामिनर्जिक पाथवे हैं। ठीक है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पूछा है नॉट अ डोपामिनर्जिक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिडोडिमेंशिया इज द सिम्टम्स ऑफ विच, सिडोडिमेंशिया किसका सिम्टम्स है, डिप्रेशन का है, मेनिया का है, एल्जाइमर या डेलीरियम का है, तो डिप्रेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिडोडिमेंशिया किसमें किसका सिम्टम्स है, तो डिप्रेशन का है, किसका है, डिप्रेशन का, ये आपको याद रखना, डिप्रेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्रस्ताव, अवतार, बैंगनी और सुडोल। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रस्ताव जो है इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। अवधि और अवधि शब्द युग्म के समुचित अर्थ का चयन कीजिए, एक अवधि दिया, एक अवधि, इन दोनों शब्द के अंदर जो शब्द युग्म बना है इसमें समुचित अर्थ अर्थ का चयन क्या होगा, कि भाई अवधि जो है वो समय को दिखाता है और अवधि जो स्थान को दिखा रहा है, अवधि जो भाषा और अवधि जो भाग्य को दिखा रहा है, अवधि भाषा विशेष को और अवधि समय को दिखा रहा है, अवधि जो है समय और अवधि जो है भाषा विशेष को, एक में बड़ी ई की मात्रा, एक में छोटी ई की मात्रा, दोनों किस शब्द को जो है समुचित अर्थ का चयन करना है इसके अंदर। तो ये जो युग्म बना है ये कौन सा समय स्थान का है, भाषा है भाग्य का है, भाषा विशेष है, समय है, या समय या भाषा विशेष है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भाषा विशेष और समय को, ठीक है, ये अवधि जो है वो भाषा विशेष को दिखा रही है, एंड दिस अवधि इज द समय, ये टाइम को दिखा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, अजंत शब्द में कौन सी संधि है, अजंत जो शब्द है उसके अंदर संधि कौन सी है। ठीक है, अजंत के अंदर संधि कौन सी है, तो अजंत के अंदर व्यंजन संधि है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अध्यात्म शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, अद्य, अद या अधि, इन चारों में से कौन सा उपसर्ग लगा है अध्यात्म के अंदर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अधि जो है एक उपसर्ग लगा है अध्यात्म के अंदर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज द डी, अधि, अधि उपसर्ग अध्यात्म के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायों से सम्मिलित कीजिए, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे के साथ मैच करना है कि भाई आंख के पर्यायवाची क्या है, ठीक है, इंद्रधनुष के पर्यायवाची क्या है, ऊंट के पर्यायवाची क्या है और ओस के पर्यायवाची क्या है। आंख, तो आंख को मैच करें तो देख लिए, अक्षु भी कहते हैं उसको, अक्षी, चक्षु और दृग भी कहते हैं। इंद्रधनुष को अपन चक्रचाप, इंद्रयुग और सप्तवर्ण भी कहते हैं। ऊंट को उरुष्ट, महाग्रीव और लंबोष्ट कहते हैं, और ओस को तुषार, हिमकर्ण और हिमसीकर्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन ए के अंदर क्या आएगा 2 नंबर, बी के अंदर आपके आएगा 3 नंबर, सी के अंदर आएगा 1 नंबर और डी के अंदर आएगा 4 नंबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, ए के अंदर 2 नंबर, बी के अंदर 3 नंबर, सी के अंदर 1 नंबर और डी के अंदर 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15वें का ऑप्शन क्या आएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर, कौन से शब्द में वैकल्पिक द्वंद है, वैकल्पिक द्वंद कौन से शब्द के अंदर है, घर द्वार, शिव पार्वती, धर्माधर्म और नागकान, तो धर्माधर्म, सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। 16वें के अंदर क्या आएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है। ये 4 समूह दे रखे, इनमें से कौन से समूह के जो है
चारों ही शब्द जो है एकदम शुद्ध है। भूख, ऊंचाई, परिच्छेद और ऋण, ये वाला जो है फर्स्ट समूह वो सही है। मृग, स्थिर, ऐतिहासिक और धंधा, ये वाला बी समूह जो है वो सही है। सी समूह के अंदर है दृष्टव्य, पैतृक, पृथक और मात्र, ये सही है। या फिर धोखा, पत्थर, अत्याधिक और अनाधिकार, कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मृग, स्थिर, ऐतिहासिक और धंधा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो समूह है बी वाला, ये एकदम सही शब्द समूह है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? या वापिस आपके नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया है, बीच में हिंदी वाले थे। देखिए, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज एंड एड्रेनर्जिक न्यूरॉन रिलीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स किसको रिलीज करते हैं? एड्रेनर्जिक। यानी आपको ये ऑप्शन बताना है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ऑप्शन ए के अंदर दिया 1 एंड 2 यानी कि एसिटाइल कोलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आएगा। ऑप्शन बी में दिया है कि नॉन एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन आएगा। ऑप्शन सी के अंदर दिया है एसिटाइल कोलिन और कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा। या ऑप्शन डी के अंदर है नॉन एपिनेफ्रिन कोलोसिस्टिकाइनिन आएगा। कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 18 के अंदर? दैट इज ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर कि आपके नॉन एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं? नॉन एपिनेफ्रिन, और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। विच इज कार्डियक व्हाट इज कार्डियक अरिथमियास? कार्डियक अरिथमियास क्या है? डेफिनेशन ऑफ कार्डियक अरिथमियास, अ कंडीशन वेयर द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीटिंग करना बंद कर दे। द नॉर्मल हार्ट रिदम को अपन कार्डियक अरिथमियास कहते हैं। कंडीशन वेयर द हार्ट रेट रिमेन कांस्टेंट, जहां पर हार्ट रेट कांस्टेंट रहती है। या फिर एनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम ड्यू टू एबनॉर्मल जनरेशंस और कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, कि कार्डियक अरिथमियास किस कंडीशन को कहेंगे? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्डियक अरिथमियास उस कंडीशंस को कहेंगे जहां पर आपके हार्ट रेट और रिदम, ठीक है, जिसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाए ड्यू टू किसके कारण? या तो आपके कंडक्शन जो इंपल्सेस है वो प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रही है, कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, जिसके कारण हार्ट रेट और रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, दैट इज नोन एज कार्डियक अरिथमियास। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखिए, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड्स, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर अपन क्या इंक्लूड करते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर आपके आता है एनवायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट। एनवायरमेंट, होस्ट और एजेंट, ये तीनों चीज आती हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है? इसमें एनवायरमेंट है, बीच में आ गया डिजीज, तो ये भी नहीं है। मैन, एनिमल, ये भी नहीं है। एनवायरमेंट इसमें आ रहा है, डिजीज, मैन और एजेंट आ रहा है, तो ये भी नहीं है। एनवायरमेंट, होस्ट और एजेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर आपके एनवायरमेंट, होस्ट और एजेंट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टर्म फॉर द वाटरी फ्लूइड दैट सराउंड ऑर्गेनल्स विद इन अ सेल? ठीक है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? या उस टर्म को, उस फ्लूइड की जो टर्म होती है उस टर्म को क्या कहते हैं? साइटोजोल कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या साइटोस्केलेटल, दैट इज साइटोजोल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस फ्लूइड को अपन साइटोजोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोजोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉलोइंग। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है? कि इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस और क्वारंटाइन, कंट्रोल ऑफ मेडिकल स्टोर रिपोर्ट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और मेडिकल रिसर्च। ठीक, देखिए ऑप्शन ए के अंदर दिया है कि पहला और फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस एंड क्वारंटाइन या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन बी के अंदर चारों ही दिए रखे हैं। ऑप्शन सी के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा है, और ऑप्शन डी के अंदर तीसरा और चौथा है। क्या फंक्शन होते हैं स्पेसिफिक? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चारों ही इसके स्पेसिफिक फंक्शंस है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कौन से स्टेज के अंदर द प्राइमरी oocyte अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte जो है उसी किस फेज के अंदर जो रहते हैं? ठीक, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कौन सी स्टेज के अंदर प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक प्रेजेंट रहते हैं, अरेस्ट रहते हैं, और उसी फेज में रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, सॉरी माइटोसिस फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, इस स्टेज के अंदर
सेल डिवीजन जो है रहेगी टिल प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक किस स्टेज में रहेगी? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट के अंदर रहेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 का आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? द प्राइमरी रोल ऑफ द एड्रेस बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उसने ये पूछा है कि एड्रेस बस का प्राइमरी रोल यानी प्राथमिक काम क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? कि ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी। ऑप्शन सी है ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। और ऑप्शन डी है कम्युनिकेटेड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी बस का, एड्रेस बस का मेन काम होता है कि एक तो क्या करते हैं, ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन किनके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेसेस को ट्रांसफर करने का काम किसका रहता है? आपके एड्रेस बस का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए। 25 नंबर के अंदर दो, एक तो अजर्शंस दिया है, दूसरा उसका रीजनिंग। इन दोनों का रिलेशन बताना है कि भी दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, या दोनों सही है और एक दूसरे का रिलेशन को बता रहे हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ऑस्कल्टेट बोथ साइड ऑफ चेस्ट टू डिटरमाइन चेंजेस इन ब्रीथ साउंड। दोनों साइड के चेस्ट को डिटरमाइन करना है कि ब्रीथ साउंड के अंदर कुछ चेंजेस है या नहीं, ऑस्कल्टेट करना है। ठीक है। दूसरा रीजनिंग क्या कह रहा है कि इंडिकेशंस फॉर द ट्रेकियल सक्शनिंग आर डिटरमाइंड बाय चेस्ट ऑस्कल्टेशंस। ठीक है। ट्रेकियल सक्शनिंग का इंडिकेशंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके कर सकते हैं? क्या है इसमें? ये दिया है ऑप्शन अलग अलग दिए। देखिए क्या ऑप्शन दिया। पहला में ये एक ऑप्शन दिया है कि बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, कि ए और आर दोनों ही इनकरेक्ट हैं। दूसरा दिया ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए इनकरेक्ट है पर आर जो है वो करेक्ट है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ही ए और आर करेक्ट है। और आर ए जो है, आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही सेंटेंस सही है। और जो आर का ए का सेंटेंस, आर का जो सेंटेंस है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा बताया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Two type of contraction occurs regularly in the small intestine are dash and dash. ओके। दो टाइप के इंटेस्टाइन के अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन और इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन और अल्ट्रा प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। और चौथा कह रहा है जॉइंट माइग्रेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और सेगमेंटेशन। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देयर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है कि दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन जो रेगुलर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं वो होते हैं आपके सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन और इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन। ये दो कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली रहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर। मार्क द इनकरेक्ट पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बॉडी सिस्टम। देखिए यहां पर क्वेश्चंस में ये पूछा है कि इनकरेक्ट, क्या पूछा है? इनकरेक्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पूछा है बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वहां पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या स्ट्रोक हो सकता है। इसमें से एक इनकरेक्ट है। न्यूरोलॉजी के अंदर वीकनेस, फैटिग और ब्रेकडाउन हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके एटेलेक्टेसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और कार्बोरेटरी सिस्टम के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कौन सा हो सकता है? तो यहां देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये नहीं होंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और स्ट्रोक जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होने वाली चीजें है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं और वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो इनकरेक्ट है, कौन सा? ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। कार्डियोवास्कुलर के अंदर ये नहीं होता है। ठीक है। न्यूरोजेनिक के अंदर वीकनेस, फैटिग ये देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी में एटेलेक्टेसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पोस्ट ऑपरेटिव देखने को मिल सकता है। और कार्बोरेटरी के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड वेसल्स के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और स्ट्रोक भी किसका है? कार्बोरेटरी का है। तो ये हार्ट का नहीं है, कार्डियोवास्कुलर का नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पूछा इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। ओके। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, स्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्सेज, पर्सन्स बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, मेंटल इलनेस को इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो दिखा रहा है या कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? अगर पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म है तो ये मेंटल इलनेस को नहीं दिखा रहा है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी तो ये भी नहीं दिखा रहा है। स्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इमोशनल रिस्पॉन्स के खिलाफ स्टेबल है तो ये भी नहीं दिखा रहा है। पर्सन इज बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस, पर्सन का खुद का बिहेवियर खुद को और दूसरों को दोनों को क्या कर रहा है? डिस्ट्रेस कर रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है मेंटल इलनेस को शो कर रहा है, ये करेक्टरिस्टिक इसको शो कर रहा है, मेंटल इलनेस को। बाकी वाले नहीं कर रहे हैं, बाकी वाले नॉर्मल है, ये मेंटल इलनेस को शो नहीं कर रहे हैं। पर ये करेक्टरिस्टिक अगर किसी पर्सन के अंदर होगा इसका मतलब उसके अंदर मेंटल इलनेस है, क्योंकि वो खुद को और दूसरों दोनों के बिहेवियर को क्या कर रहा है? डिस्ट्रेस कर रहा है। पर्सन इज बिहेवियर, पर्सन का बिहेवियर जो है क्या कर रहा है? डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है खुद को और दूसरों को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 29 नंबर। नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए। मैच कॉलम फर्स्ट, ओके, इंस्ट्रक्शन मेथड विथ कॉलम सेकंड डोमेन्स एज पर बिलो। ठीक है, फर्स्ट जो है उसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शन मेथड दिए और सेकंड में क्या है? डोमेन्स दिए हैं। फर्स्ट है लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन और साइमुलेशंस। ठीक है, इनको मैच करना है, इनको क्या करना है? मैच करना है। ओके, तो देखिए लेक्चर, लेक्चर क्या है? अफेक्टिव कोग्निटिव है, कोग्निटिव है, कोग्निटिव साइकोमोटर है, साइकोमोटर कोग्निटिव है। तो लेक्चर इज द साइकोमोटर कोग्निटिव। ठीक है, ग्रुप वाला क्या है? तो ग्रुप वाला जो है एक मिनट, लेक्चर क्या है? तो लेक्चर इज द कोग्निटिव मेथड। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन क्या है? तो अफेक्टिव कोग्निटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द साइकोमोटर कोग्निटिव, और साइमुलेशन क्या है? कोग्निटिव साइकोमोटर। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? तो दैट इज ऑप्शन डी। 29 के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन डी। 29 के अंदर ऑप्शन डी, जिसमें फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी आ रहा हो, ऐसा कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आशा इज, आशा के बारे में एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो कौन सा है? देखिए, पहला है कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर माइनर अलाइनमेंट, ओके, शुड बी रेजिडेंट ऑफ द सेम विलेज, शुड बी ट्रेंड मिडवाइफ, ट्रेंड मिडवाइफ होनी चाहिए, शुड बी फीमेल। ठीक है, तो कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? यहाँ क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, वो ट्रेंड मिडवाइफ नहीं होती आशा। ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी अ ट्रेंड मिडवाइफ, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। आशा जो है वो फर्स्ट एड माइनर अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, उसी गांव की रहने वाली होगी, और शुड बी फीमेल, आशा हमेशा फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है वो आशा के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, जबकि थर्ड वाला जो ऑप्शन है शुड बी ट्रेंड मिडवाइफ, सी, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आशा के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ओके, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस पूछी है कि ये किसकी डेफिनेशंस है? रिटेनिंग, ट्रेनिंग, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। ओके, तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर देयर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिक्रूटमेंट। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आएगा रिक्रूटमेंट, क्या आएगा? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 32 के अंदर मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, इनको आपस के अंदर क्या करना है? मैच करना है। पहला क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है?
तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है आपके लगभग 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन में होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो आपके 30 से लेकर लगभग 30,000 पॉपुलेशन के आसपास, और सब सेंटर जो है वो 5,000 पॉपुलेशन के आसपास होता है। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, कम्युनिटी, तो पहले के अंदर सी, दूसरे के अंदर बी और तीसरे के अंदर ए। ऐसा कौन सा है, पहले के अंदर सी, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी और तीसरे में ए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी बी ए, दैट इज ऑप्शन सी। 32 के अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लगभग 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन के आसपास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 पॉपुलेशन के आसपास, और सब सेंटर जो है वो 50,000 की पॉपुलेशन के आसपास सब सेंटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इनमें से कौन सी जो है एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं है। ठीक है, नॉट ए, क्या लिखा है, नॉट ए। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है, ओलिंजापाइन, ओके, रिस्पेरिडोन, लोक्सापाइन और क्लोजापाइन, कौन सी नहीं है। ओके, 33 नंबर, दैट इज लोक्सापाइन, ऑप्शन सी, लोक्सापाइन। लोक्सापाइन जो है वो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं है, बाकी तीनों ही क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, दैट इज लोक्सापाइन, कौन सी है, लोक्सापाइन नहीं है, बाकी तीनों ही क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। चलो नेक्स्ट 34, द लॉन्चिंग ईयर ऑफ RMNCH A+ इज। ठीक है, RMNCH को कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया है, 2010 के अंदर, 2008 में, 2013 और 2012। ठीक है, इसको लॉन्च किया था 2013 के अंदर, फेब 2013 के अंदर, फरवरी 2013 के अंदर RMNCH A+ को लॉन्च किया गया था 2013, फेब 2013 के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 34 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल जो है प्रोवाइड करता है, मेन रोल कौन सा हार्मोन करता है, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसके लिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा हार्मोन करता है, तो आपके इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए के अंदर 8, बी के अंदर 10, सी के अंदर 6 और डी के अंदर 5। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 36, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं है, नॉट पूछा है। राइट डोज होता है, राइट एनवायरमेंट ये नहीं है, राइट क्लाइंट होता है और राइट ड्रग्स होता है, तो ऑप्शन बी ये इंक्लूड नहीं है। बाकी सारे क्या है, 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट डोज आता है, राइट क्लाइंट आता है और राइट ड्रग्स आता है, ये वाला नहीं होता है, ऑप्शन बी। यहाँ पूछा है नोट, तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, राइट एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ई कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरिया या क्लाइमीडिया, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को कॉज करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो अपने एक पहले क्वेश्चन देखा वैसा ही है। ठीक है, एक असर्शन दिया, दूसरा रीजन, उसका कारण क्या है। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेबल assertions A and the other labeled reason R. Read the both statement carefully and choose the option that correctly describe statement A and R. इनमें से कौन सा करेक्ट है जो A और R दोनों को जो है डिस्क्राइब कर रहा है।
ठीक है, पहला ए के अंदर दिया है नर्सिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग को प्रोफेशन के रूप में कंसिडर किया गया है। और आर कह रहा है कि नर्सिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड टू सोसाइटी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज जो सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती है साइंटिफिक नॉलेज और स्किल के थ्रू। ठीक है, तो ये पूछा है कि ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है। दूसरा कह रहा है ए इज फॉल्स, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर दोनों सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और डी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो ए का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसकी एकदम सही व्याख्या है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मैच कॉलम फर्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले कॉलम के अंदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दिया है और दूसरे कॉलम के अंदर उनका रिलेशन दिया है, रिलेशन की इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको मैच करना है। ठीक है, पहला कॉलम में क्या है, रूट कौन सा है, और दूसरे के अंदर दिए है आपको कि इसका रिलेशन क्या है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, into the bone marrow, intra-arterial into the cardiac muscles, intracardiac into the artery और intraosseous into the muscles, करेक्ट फॉर्म क्या होगी। तो देखिए, इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर देते हैं तो पहले का तो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल कहां देते हैं, इनटू द आर्टरी, तो ये आ जाएगा दूसरे का सी। तीसरा इंट्राकार्डियक कहां देते हैं, इनटू द कार्डियक मसल्स, तो तीसरे का आ जाएगा बी। और चौथा है इंट्राओसियस, इंट्राओसियस कहां देते हैं, मसल्स के अंदर, तो चौथे का आ जाएगा ए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहां पर पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में ए हो, डी सी बी ए, तो ऑप्शन बी इज द, 40 के अंदर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जा रहा है क्योंकि इसमें पहले के अंदर डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन की जो साइकिल है उसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है। पहला क्या है, जो इन्फेक्शन फैलता है कैसे है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट, इन्फेक्शियस एजेंट और रिजर्वायर के थ्रू, ये करेक्ट साइकिल है। या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट, इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर और पोर्टल ऑफ एग्जिट। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, फिर रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टेबल होस्ट। रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट और इन्फेक्शियस एजेंट। तो करेक्ट साइकिल कौन सी है चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिए। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले इन्फेक्शियस होस्ट एजेंट कहां जाएगा, रिजर्वायर के अंदर, वहां जाकर फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट करेगा और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री होगी और ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चंस। 42 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ करेक्ट आंसर ऑफ डिटेल्स इन कॉलम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हॉस्पिटल दी है और सेकंड में उनकी डिटेल्स दी है, तो उनको करेक्ट मैच करना है। जनरल हॉस्पिटल किस काम, जनरल हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इलनेस, पब्लिक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक इलनेस, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रन एज कमर्शियल फर्म एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट। 42 नंबर क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला है जनरल हॉस्पिटल, तो जनरल हॉस्पिटल में क्या आएगा, ट्रीटमेंट फॉर ऑल इलनेस, सभी के लिए जनरल हॉस्पिटल होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर क्या आएगा, तो पब्लिक हॉस्पिटल दैट इज रन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो ये होते हैं किसी भी
कमर्शियल फर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई भी कंपनियां एक्ट जो बनाती हैं वो, ठीक है। और हॉस्पिटल स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट फॉर द स्पेसिफिक इलनेस, ठीक है, स्पेसिफिक इलनेस के लिए दे रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, स्पेशल हॉस्पिटल। तो आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी पहले के अंदर क्या आना चाहिए, ए, दूसरा जो है उसके अंदर आना चाहिए सी, तीसरा जो है उसके अंदर आना चाहिए डी, और चौथा जो है उसके अंदर आना चाहिए बी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए सी डी बी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज assertions एंड रीजन, मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड। जो कोड प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दो assertions दिए हैं। पहला assertion ये कह रहा है कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड एडवांस केयर फॉर स्पेसिफिक डिजीज और पेशेंट ग्रुप्स। तो जो स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं वो एडवांस केयर प्रोवाइड करते हैं कोई भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए और पेशेंट या ग्रुप्स लोगों को। और उसने रीजन ये दिया है कि स्पेशली हॉस्पिटल आर डिजाइन टू कैटर टू अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल सर्विसेज। तो उसमें ये पूछा है कि ऑप्शन पहला देखा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. 43 number questions, that is option D. ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ए एंड आर दोनों सही है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 43 के अंदर आपका जाएगा डी। नेक्स्ट, पेरीनेटल पीरियड इज डिफाइंड बाय आईसीडी। आईसीडी के थ्रू पेरीनेटल पीरियड को डिफाइन किया गया इज लास्ट फ्रॉम, ठीक है, 30 वीक्स गेस्टेशन टू द 10th डे ऑफ बर्थ, फर्स्ट डे ऑफ बर्थ टू 28 डेज ऑफ बर्थ, 12 वीक गेस्टेशन टू 20 वीक गेस्टेशन, और 28 वीक ऑफ गेस्टेशन टू 7th डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। आईसीडी के अकॉर्डिंग पेरीनेटल पीरियड किसको कहेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, 44, दैट इज डी ऑप्शंस, ऑप्शन डी। 44 के अंदर ऑप्शन डी कि 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर 7 डे आफ्टर बर्थ तक, 7 दिन बाद बर्थ तक का जो पीरियड होगा उसको अपन पेरीनेटल पीरियड के अंदर काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीडी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 44 के अंदर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मेंटल हेल्थ को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, लैक ऑफ मेंटल इलनेस सिम्टम्स, मेंटल इलनेस सिम्टम्स का अभाव उसको अपन मेंटल इलनेस कहेंगे, एबिलिटी टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, absence ऑफ फिजिकल इलनेस, या स्टेट टू कॉप विथ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। मेंटल हेल्थ को, सॉरी यहाँ पूछा कि मेंटल हेल्थ बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर मेंटल इलनेस की कमी हो, या एबिलिटी टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की एबिलिटी हो, अब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, किसी भी टाइप की फिजिकल इलनेस अगर प्रेजेंट नहीं हो, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट टू कॉप विथ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस रहते हैं उनके साथ कॉप करना है, उनके साथ मैच कर देना, उनको हैंडल करना, उसको अपन मेंटल हेल्थ कहेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि मेंटल हेल्थ उसको कहेंगे जो व्यक्ति नॉर्मल स्ट्रेसेस जो लाइफ के हैं उनको अच्छे ढंग से कॉप कर ले, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको हैंडल कर दे, दैट इज द मेंटल हेल्थ कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट, $46 क्वेश्चन है, सेलेक्ट मसल्स टिश्यू दैट कैन बी वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ऐसे मसल्स जो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, सेलेक्ट मसल्स टिश्यू दैट कैन बी वॉलेंट्री कंट्रोल, जो वॉलेंट्री अपने आप कंट्रोल में रहते हैं। कार्डियक है, स्मूथ है, स्केलेटल, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म। यानी पहले ऑप्शन के अंदर है कि कार्डियक और स्केलेटल है, दूसरे में ओनली स्केलेटल है, तीसरे में तीनों ही है, और चौथे के अंदर ओनली स्मूथ मसल्स है। तो कौन से ऐसे मसल्स टिश्यू है जो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होते हैं। 46, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्केलेटल मसल्स। कौन से, स्केलेटल मसल्स, ठीक है।
ओनली स्केलेटल मसल्स ऐसी है जो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होती हैं। कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, इनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अंदर, जबकि स्केलेटल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर कौन सी है आपके? स्केलेटल, ओनली बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट एब्ंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंपोर्टेंट ब्लड सेल्स जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ब्लड सेल्स कौन सी है? प्लेटिलेट होती है, मोनोसाइट होती है, ल्यूकोसाइट होती है, एरिथ्रोसाइट होती है। 47 नंबर क्वेश्चंस। दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? इरिथ्रोसाइट्स। ओके, प्लेटिलेट कितनी होती है? लगभग 1.5 to 3-4 लाख के आसपास है ना। जबकि आरबीसी, एरिथ्रोसाइट आरबीसी कितनी होती है? मिलियंस में होती है। आरबीसी क्या होती है? मिलियंस में होती है। ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट ये तो 1000 के अंदर होती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एब्ंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कौन सी होती है? इरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 47 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है इनमें से? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। 48 के अंदर ए विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा इतना है नहीं। द इंट्रानेटल कॉजेज फॉर पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड। क्या पूछा? इंट्रानेटल कॉजेज। ठीक है, और पेरीनेटल मोर्टेलिटी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी के लिए इंट्रानेटल कॉजेज कौन से होते हैं? कि बोथ बर्थ इंजरी एंड एस्पेक्सिया, कंजेनिटल डिफेक्ट होती है, बर्थ इंजरीज ओनली एंड एस्पेक्सिया कौन से होती है? 49 नंबर, ऑप्शन ए, दोनों ही बर्थ इंजरी और एस्पेक्सिया दोनों ही क्या है? इंट्रानेटल कॉजेज है पेरीनेटल मोर्टेलिटी के। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट वर आइडेंटिफाई वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन ने बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट, बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट के बारे में बताया है। तो हाउ मेनी बेसिक नीड्स, कितनी बेसिक? 11, 15, 14 और 21 कितनी बताई है? तो ऑप्शन सी 14, 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्जीनिया हेंडरसन ने बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट बताई है 14। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कौन सी फेज इंक्लूड नहीं करते हैं? सेक्रेटरी फेज आती है, मेमोजेनेसिस नहीं है, मेंस्ट्रुएशन फेज आती है और प्रोलिफरेटिव आती है। 3 फेज आती है, एक नहीं आती है, वो कौन सी? मेमोजेनेसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपके बी मेमोजेनेसिस इसके अंदर नहीं होती है। बाकी सेक्रेटरी फेज आती है, मेंस्ट्रुएशन फेज आती है और प्रोलिफरेटिव फेज आती है। ठीक है, 51 के अंदर 51 का करेक्ट आंसर क्या है आपके? बी, मेमोजेनेसिस नहीं आता। व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द करेक्ट ऑर्डर। डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक प्रोसेस क्या रहता है जो एक करेक्ट ऑर्डर के रूप में दिखाया हुआ है? ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? ऑप्शन ए के अंदर दिया डाइजेशन, फिर इंजेक्शन होता है, फिर सिक्रीशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डेफिकेशन होता है, मिक्सिंग एंड प्रोपोजल। ये वाला सही है। या पहले अपन इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते वहां सिक्रीशन स्टार्ट होता है, फिर मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डेफिकेशन करते हैं। या पहले एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, प्रोपल्जन करते हैं, डेफिकेशन और सिक्रीशन। इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन कौन सा सही है? देखिए सबसे पहले खाते हैं, खाने के बाद एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होने के बाद एंजाइम मिक्सिंग होते हैं, उनका प्रोपल्जन होता है, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो पीछे बचता है वो डेफिकेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 51 के अंदर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा आपका? बी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन इंजेस्ट करते हैं, फिर जैसे इंजेस्ट करेंगे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, फिर खाना उन एंजाइम के साथ मिक्स होता है, उनका प्रोपल्जन होता है, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में जो पीछे बचता है एब्जॉर्प्शन के बाद में वो डेफिकेशन के में बाहर निकल जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल जो है वो आपको
emphasize the importance of creating and positive learning. ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक लर्निंग के लिए, सकारात्मक लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए और क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल सही है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा सही है? 53 नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस, which of the following principle teaching emphasize the importance of creating and positive learning environment? That is principle of motivations. Option A is the correct answer. ठीक है, next, which of the following is not true regarding diet during lactation? lactation के दौरान डाइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? विटामिन सी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन सी का रिक्वायरमेंट लैक्टेशन के टाइम में ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी की तुलना में। विटामिन ए रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विटामिन ए का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग, एनर्जी का रिक्वायरमेंट लैक्टेशन के टाइम में ज्यादा रहता है। आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग, कौन सा इनकरेक्ट है? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। 54 नंबर, दैट इज डी। डी जो है वो सही नहीं है। ओके, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी जरूरी है। विटामिन ए का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा और एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगा, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। ठीक है, आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा रहता है, ओके, कंपेयर टू लैक्टेशन। लैक्टेशन की तुलना में प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट, $55 नंबर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द थैलेमस? थैलेमस का काम इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, प्लेइंग अ रोल इन इमोशंस एंड मेमोरी, इमोशन और मेमोरी के अंदर काम करता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रिलेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया प्राइमरी मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हेल्पिंग मेंटेन कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनमें से कौन सा थैलेमस का काम नहीं है? थैलेमस का काम क्या नहीं है? थैलेमस का काम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम नहीं है। इसको कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस नहीं करता, कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन बी, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, इमोशंस एंड मेमोरी को रेगुलेट थैलेमस करता है। ठीक है, रिले सेंटर है आपके सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया के बीच में, और हेल्पिंग मेंटेन कॉन्शियसनेस को भी मेंटेन करके रखना काम करता है। जबकि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन बी, 55 के अंदर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग सर्विसेज विथ इट्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के साथ इन सर्विसेज को आपको मैच करना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? सपोर्टिव सर्विसेज, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज, इनको इनके साथ। ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मटेरियल, लेबोरेटरीज, फार्मेसी, इमरजेंसी ऑपरेशन एंड थिएटर्स और हाउसकीपिंग एंड डाइटरी। ठीक है, कौन सी सर्विसेज किसके अंदर आती हैं, इनको आपको जो है देखना है। 56 नंबर, 56 नंबर में देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है फाइनेंशियल मटेरियल को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लेबोरेटरी फार्मेसी को देखना, मेडिकल एंड नर्सिंग का इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को देखना, और यूटिलिटी का काम है हाउसकीपिंग एंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन सी, ये ऊपर वाले का आंसर है ऑप्शन बी इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। द ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू विच टू मेन पार्ट्स? दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 57 कि एक्सियल एंड एपेंडिकुलर में उसको डिवाइड किया, अपर एंड लोअर लिम्स में किया है, स्कल एंड स्पाइन में किया है, बोन्स एंड कार्टिलेज में किया। तो एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल को दो भाग में डिवाइड किया है, एक को एक्सियल बोलते हैं, दूसरे को एपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो दो भाग में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी? सर्जरी के बाद मेजर कॉम्प्लिकेशंस कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग सर्जरी?
सर्जरी के बाद मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, डिक्रीज लंग्स एक्सपांशन, इंक्रीज लंग्स एक्सपांशन और एटेलेक्टेसिस। ओके, 58 नंबर, दैट इज डी। एटेलेक्टेसिस जो है ये इसका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, बाकी वाले नॉर्मल है। इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, डिक्रीज लंग एक्सपांशन, इंक्रीज लंग एक्सपांशन और एटेलेक्टेसिस। तो फॉलोइंग सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एटेलेक्टेसिस कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है? नॉट अफेक्ट लिखा है। पेरेंट, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, पोस्टनेटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और प्रीनेटल फैक्टर, कौन से फैक्टर जो है वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है? 59 नंबर क्वेश्चंस, ऑप्शन ए पेरेंट ऑक्यूपेशनल फैक्टर जो है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, बाकी सारे पोस्टनेटल फैक्टर करते हैं, जेनेटिक फैक्टर करते हैं और प्रीनेटल फैक्टर भी करते हैं, ठीक है, ये तीनों करते हैं, ये नहीं करता है, पेरेंट ऑक्यूपेशनल फैक्टर नहीं करता। सिक्सटी नंबर क्वेश्चंस, Which of the following is not a part of immediate newborn care? Immediate newborn care का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, ये पूछा है, नॉट ए पार्ट ऑफ, देखिए नॉट पूछा है। इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग, वैक्सीनेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे। तो वैक्सीनेशन जो है वो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर का पार्ट नहीं है। 60 के अंदर बी आएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। वैक्सीनेशन जो इसका पार्ट नहीं है, इनिशिएट ऑफ ब्रीथिंग है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर भी है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे, ये सारी चीजें जो है न्यूबॉर्न इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के अंदर आती हैं, जबकि आपके वैक्सीनेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? सेकंड 5 ईयर प्लान का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा है? इट वाज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल, ये 3 सेक्टर मॉडल के ऊपर डिपेंड था। दिस प्लान वाज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, द पीरियड ऑफ दिस प्लान वाज 1956 to 61, इट वाज बेस्ड ऑन मॉडल डेवलप्ड बाय महालनोबिस, ओके। 61 दैट इज इट वाज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल, ये वाला जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए, इट वाज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं था, बाकी वाले तीनों ही करेक्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू रन अटल भूजल स्कीम इन राजस्थान? अटल भूजल स्कीम राजस्थान के अंदर जो चल रही है, ठीक है, विच स्टेट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग, कौन सा इंस्टीट्यूट जो इसको प्रोवाइड कर रहा है? फ्रांस गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। अटल भूजल स्कीम कौन प्रोवाइड कर रहा है? 62 वर्ल्ड बैंक, कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक जो है इसको प्रोवाइड कर रही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, विश्व बैंक इसको प्रोवाइड कर रही है। 63 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल एरिया मेंशन इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड, कौन सा स्टेट जो है वो कवर्ड नहीं है अंडर द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। छठी अनुसूची जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है, 6th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर कौन सा राज्य जो है उसको जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं रखा गया है? त्रिपुरा को, आसाम को, मेघालय को और मणिपुर को, इनमें से किसको नहीं रखा गया, ये पूछा है। नोट कवर्ड ट्राइबल एरियाज जो 6th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए, उसके अंदर कौन से स्टेट को कवर नहीं किया गया है? ओके, 63 नंबर क्वेश्चन, दैट इज मणिपुर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर को नहीं लिया, बाकी तीनों ही है। 64 the question subject to disqualification of speaker of Rajasthan Legislative Assembly on the ground of defections shall be referred to whom for the final decision? The question subject to disqualification of speaker of Rajasthan, ठीक है, राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, उसको अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना हो, ठीक है,
तो अंतिम निर्णय जो है, लास्ट फाइनल जो डिसीजन है, वो किसके थ्रू दिया जाता है? ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर के थ्रू, सच मेंबर ऑफ द हाउस एज द हाउस में इलेक्ट इन दिस बिहाफ, गवर्नर को, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? 64, दैट इज गवर्नर लेता। कौन लेता है? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के पास अधिकार होता है, राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो इसके बारे में राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो दल परिवर्तन कर देता है, तो उसको निर्हरता का प्रश्न जो है अंतिम निर्णय के लिए किसे निर्देशित किया जाएगा? तो वो निर्देशित किया जाता है गवर्नर को, राज्यपाल को। ओके, चलो नेक्स्ट। $65 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया? ठीक है, जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायोजियोग्राफिकल जोन इंडिया के अंदर टोटल कितने हैं? 65 नंबर क्वेश्चन। 10। टोटल कितने हैं? 10। ये सारे जीके के क्वेश्चंस हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया? टोटल कितने हैं? 10 है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस विद देयर सॉल्यूशन। ठीक है, राइजिंग सी लेवल्स, ड्रॉट और फ्लड। ठीक है, इन तीनों को आपको मैच करना है। ठीक है, राइजिंग सी लेवल, इंप्रूविंग इरिगेशन सिस्टम, ड्रॉट। ओके, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? 66 नंबर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द ब्लीडिंग सी वॉल। राइजिंग सी लेवल क्या करता है? ब्लीडिंग सी वॉल्स। ड्रॉट क्या करता है? तो ड्रॉट इज द इंप्रूविंग इरिगेशन सिस्टम। और फ्लड क्या करता है? एनहेंसिंग ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे जीके के क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखा, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन meteorite impacts crater is discovered in? पोलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया? 67 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड। ठीक है, मेट्रोपोनिक इंपैक्ट का मतलब उल्कापिंड प्रभाव, उल्कापिंड के प्रभाव से जो गड्ढा है वो कहाँ खोजा गया है सबसे बड़ा? वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट। ठीक है, उल्कापिंड की वजह से जो गड्ढा बना हुआ है सबसे पुराना, वो कहाँ खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, नेशनल वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च बाय, नेशनल वेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? सॉरी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? 68 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 69 क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट कौन सा है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन congenital heart disease and central nervous system malformation, kidney disorder and vision problem, digestive system disorder and muscles weakness, या respiratory disorder and skin disease? ठीक है, मोस्ट कॉमन congenital कौन सा है? 69, that is congenital heart disease and central nervous, A is the correct answer। ये मोस्ट कॉमन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, the word epidemiological is derived from? वर्ड जो है एपिडेमियोलॉजी कहां से ड्राइव हो रहा है? फ्रेंच वर्ड से हो रहा है, ब्रिटिश है, लैटिन है या ग्रीक वर्ड है? तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी कैसा है? ग्रीक वर्ड है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, $71 नंबर क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन कहां है? तो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस। ठीक है, फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस, फीटस के ऊपर एक्सेप्ट पूछा है। क्या पूछा है? एक्सेप्ट। लो बर्थ वेट, पोस्ट डेटेड लेबर, रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया और प्री मेच्योरिटी। ठीक है, फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस, ये सारे जो है एनीमिया के इफेक्ट होते हैं फीटस के ऊपर, एक को छोड़कर। तो पोस्ट डेटेड लेबर ये वाला नहीं है, बाकी सारे बच्चे के ऊपर होने वाले इफेक्ट होते हैं, ये वाला नहीं है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 72 के अंदर बी क्या जाएगा, पोस्ट डेटेड लेबर जो वो एनीमिया का कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फीटस के ऊपर इफेक्ट पूछा है, तो वो लो बर्थ वेट बच्चा हो सकता है, रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया हो सकता है और प्री मैच्योरिटी हो सकती है, ठीक है। पोस्ट डेटेड लेबर वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 क्या कह रहा है, द जनरल गोल्स फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न केयर एक्सेप्ट, द जनरल गोल फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न केयर आर, एक्सेप्ट पूछा, देखिए, ठीक है। नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसके लिए जो अपन इनिशियल असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसका मेन गोल क्या रहता है, टू प्रमोट गुड हेल्थ बाय फैसिलिटेटिंग द नॉर्मल एडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, immunization to detect significant medical problems so that they can be treated appropriately, to protect the newborn from the harmful process such as chilling or nosocomial infections। जनरल गोल क्या है इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न के लिए, 73 नंबर क्वेश्चंस। तो उसमें पूछा एक्सेप्शन पूछा, देखो एक्सेप्ट इनको छोड़कर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी, एक्सेप्शन के अंदर क्या, इनिशियल असेसमेंट अपन क्यों करते हैं, ताकि क्या है, एक तो क्या गुड हेल्थ को प्रमोट कर सके, और बच्चा जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की तरफ आ रहा है, तो नॉर्मल एडेप्टेशन उसका हो सके, एक तो ये। दूसरा इम्यूनाइजेशन को जरूरी नहीं है, टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम। दूसरा अपन इनिशियल असेसमेंट इसलिए करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, तो उसको जो है अप्रोप्रिएटली अपन ट्रीट कर पाए। और तीसरा इन्होंने दे रखा है, थर्ड क्या कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द हार्मफुल प्रोसेस सच ए चिलिंग, और ठीक है बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर आएगा तो हो सकता है हाइपोथर्मिया में चला जाए या कोई नोजोकॉमियल इन्फेक्शन वगैरह लग जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये तीनों जनरल अपन इनिशियल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन कोई इनिशियल असेसमेंट के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, ओके। बाकी सारी चीजें अपन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन विच ईयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से ईयर में जो है लॉन्च किया था, 74, ये किया था 1982 के अंदर, 1982 में जो है इसको लॉन्च किया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैटेगरी के अंदर इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इंटरनल जेनिटलिया को नहीं किया है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस या एक्सटर्नल टेस्टिस मेल के अंदर होते फीमेल में नहीं, ऑप्शन सी, सिंपल सा है ऑप्शन सी, टेस्टिस किसमें है, मेल के अंदर, जबकि यहाँ क्या पूछा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, बाकी सारे आगे, ओके। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द क्लेमेंट्स टेस्ट प्राइमरी यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, क्लेमेंट्स टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, इवैल्यूएटिंग फीटल लंग्स मैच्योरिटी, स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज, असेसिंग फीटल वेलबींग या डिटेक्टिंग कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन, ठीक है। क्लेमेंट्स टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन, तो ये करते हैं इवैल्यूएटिंग फीटल्स लंग्स मैच्योरिटी के लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बच्चे की लंग्स मैच्योरिटी को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लेमेंट्स टेस्ट का यूज करते हैं, ओके। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हायरार्की, सीक्वेंस ऑफ हायरार्की है, उसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इन चारों में से, पहला देखा है वार्ड इंचार्ज, फिर है स्टाफ नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और वार्ड इंचार्ज, चीफ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज और स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज, स्टाफ नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 77 नंबर, तो सी, सबसे ऊपर चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर वार्ड इंचार्ज, फिर स्टाफ नर्स, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की पूछा है, तो इस प्रकार से जो है सीक्वेंस रहता है। 77 में आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कुलर टिश्यू, इनमें से कौन से जो है मस्कुलर टिश्यू नहीं है, स्मूथ मसल्स, मसल्स फाइबर, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 78,
मसल फाइबर, ऑप्शन बी। मसल फाइबर जो है वो मस्कुलर टिश्यू नहीं है, बाकी स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स तीनों ही क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। नेक्स्ट है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच सर्विसेज। ठीक है, इनमें से किसको एमसीएच सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? रिडक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, promotion of physical and psychological development of the child with the family, promotion of reproductive health और early detection and treatment of congenital disorder। ठीक है, एमसीएस सर्विसेज के अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव इंक्लूड नहीं है? 79 नंबर क्वेश्चन, तो ये वाला ऑप्शन बी, 79 के अंदर ऑप्शन बी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, ये भी एमसीएच के अंदर इंक्लूड होता है। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी रहता है, और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल डिसऑर्डर, ये भी है। जबकि प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद इन फैमिली, ये वाला नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है एमसीएच का, बाकी तीनों ही जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, जननी सुरक्षा योजना इज अ, जननी सुरक्षा योजना क्या है? एनजीओ स्पॉन्सर स्कीम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है? जननी सुरक्षा योजना एनजीओ के द्वारा चलाने वाली है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाली है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। हाउ मेनी लोब्स डज द राइट लंग्स हैव? राइट लंग्स के अंदर टोटल कितने लोब्स होते हैं? 81 नंबर क्वेश्चन, तो 3 लोब होते हैं, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर? ठीक है, ये क्राइटेरिया दे रखे, उसमें से नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? प्रोलॉन्ग लेबर रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन, नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। देखिए, नॉर्मल लेबर में क्या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज हो। ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन, ये नॉर्मल लेबर के अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन ए पूछा है, नॉट ए क्राइटेरिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 82 के अंदर आपका आएगा ए, बाकी तीनों नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? डंपिंग सिंड्रोम का फीचर्स कौन सा नहीं है? डिजीनेस, फीवर, क्रैम्पिंग, डायफोरेसिस। 83, तो फीवर, फीवर जो है वो डंपिंग सिंड्रोम का फीचर्स नहीं है। डिजीनेस भी होता है, क्रैम्पिंग होता है, और डायफोरेसिस, ये डंपिंग सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 83 के अंदर बी, ये फीचर्स नहीं होता है फीवर वाला, बाकी सारे फीचर्स किसके? डंपिंग सिंड्रोम के। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल? ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? कि एडमिनिस्ट्रेटिंग इमरजेंसी केयर टू पेशेंट, प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग डाइट्स फॉर पेशेंट, कंडक्टिंग इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, या मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स। ठीक है, 84, तो आपके जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स, ये काम उनका रहता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पूछा है कि प्रीमिशियस सिजोफ्रेनिया इज फाउंड इन, प्रीमिशियस सिजोफ्रेनिया किसके अंदर पाया जाता है? ओके, पर्निशियस, सॉरी पर्निशियस, पर्निशियस सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, या एपिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। 85 नंबर क्वेश्चंस, तो ये पाया जाता है आपके पैरानोइड के अंदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पैरानोइड। ठीक है, पर्निशियस सिजोफ्रेनिया किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड विद इन, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को मैच करना है, ब्लड वेसल्स,
लिम्फेटिक वेसल्स, जॉइंट और आइज। ओके 86 है कि मैच द फॉलोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विद इन द, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को जो है मैच प्रॉपरली अपने को मैच करना है। तो देखिए पहला दे रखा है कि लिम्फेटिक वेसल्स, जॉइंट और आइज, इनको अपन को प्रॉपरली मैच करना है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी। देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज द सी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स किस में आती है? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स आएगी तो उसके अंदर आएगा आपका लिम्फ। जॉइंट की हम बात करें तो जॉइंट के अंदर आएगा साइनोवियल फ्लूइड, और आइज की बात करें तो एक्वस फ्लूइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन। अ माइल्ड बिनाइन एंड ट्रांजिएंट मूड चेंज दैट बिगिन विद इन 4 to 5 days आफ्टर डिलीवरी एंड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज इज नॉन एज। उस कंडीशंस को क्या कहते हैं? आफ्टर डिलीवरी 4 से 5 दिन के बाद में थोड़े से मूड चेंजेस हो रहे हैं, माइल्ड और ओके। अपना क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइल्ड बिनाइन एंड ट्रांजिएंट मूड चेंजेस दैट बिगिन विद 4 to 5 days आफ्टर डिलीवरी एंड लास्ट फॉर फ्यू डेज इज नॉन एज। उसको अपन क्या कहेंगे? ठीक है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज पर्पुलर ब्लूज। उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्पुलर ब्लूज कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्पुलर। 87 नंबर 87 के अंदर पर्पुलर ब्लूज, वो कंडीशन क्या कराएगी? पर्पुलर ब्लूज कहते हैं कि डिलीवरी के बाद में 4 से 5 दिन के बाद में पर्सन के मूड चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज पर्पुलर ब्लूज। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। इन इंडियन डाइटरी द टोटल एनर्जी इंटेक बाई कार्बोहाइड्रेट इज। टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है होता है? ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 50 to 80%। ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन डाइटरी के अंदर टोटल एनर्जी जो अपन कार्बोहाइड्रेट के थ्रू लेते हैं वो 50 से 80% रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेट दैट। द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी एंड लचीलापन जो है अनइक्वल है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेट दैट द फीटल हेड मूव मोर इजीली in the direction of least resistance. Uterine contraction are uniform is intensity. The fetal head molds to the maternal pelvis during labor, और the maternal pelvis adapt to the fetal head size. ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? The fetal head moves more easily in the direction of least resistance. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो क्या करेगा? फीटल हेड मूव मोर इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पर रेजिस्टेंस कम मिलेगा उसकी तरफ जो है वो इजीली जो है मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू बोर्न रिफ्लेक्स इन विच टैप जेंटली ओवर द फोरहेड एंड द आईज विल ब्लिंक इज कॉल्ड। ठीक है, बच्चे न्यू बोर्न रिफ्लेक्स के बारे में पूछा है कि अगर जेंटली फोरहेड और के ऊपर अपन टैप करते हैं तो वो आई ब्लिंक करता है, उस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? So that reflex is known as glandular reflex. Option D is the right answer. Next questions. Which one is the injection in DOTS program? DOTS program के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है कौन सा इंजेक्शन है? That is streptomycin. Option C is the correct answer. Streptomycin ये इंजेक्शन फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है When did राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, वो 7 जनवरी 2014 को, 7th, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च JSSK? JSSK कब लॉन्च किया गया था? तो ये हुआ था 1 जून 2011 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 93, 1 जून 2011 को जो है JSSK लॉन्च किया था।
ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSSK? JSSK की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 95, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNTCP? RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, रिवाइज न्यू ट्यूबरकुलोसिस ये भी नहीं है, रिवाइज नेशनल ट्रीटमेंट ये भी नहीं है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, सी इज द करेक्ट आंसर। RNTCP, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरी बार आ गया देखो। ओके, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? विच ऑप्शंस अलाउ इंसर्टिंग अ चेन इनटू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट? ठीक है, विच ऑप्शन अलाउ इंसर्टिंग अ चार्ट इनटू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट? चार्ट, डायग्राम, क्लिप आर्ट या इमेज? ओके, 97 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए चार्ट, क्या कहेंगे उसको? चार्ट। नेक्स्ट है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा नहीं है? CD या DVD, मेमोरी कार्ड, RAM, हार्ड डिस्क कार्ड? 98, ऑप्शन सी। 98 के अंदर क्या है? ऑप्शन सी, RAM। ओके, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर, ऑल ऑफ दीज, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम यूटिलाइजर? 99, ओके, ऑल ऑफ दीज, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स टेम्पररी यूजिंग प्रोसेस इज नॉन एज? ठीक है, दैट इज नॉन एज रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई एटीट्यूड ट्रायल ऑफ ILSA तेजस? ओके, 101, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, which organization has successfully conducted high altitude trial of LCA तेजस? ठीक है, तो इसको DRDO ने किया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जीके के क्वेश्चंस भी है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? ठीक है, अधातु कौन सी है? आयरन, नाइट्रोजन, जिंक, एल्यूमिनियम? 102 के अंदर आपके ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस है। बी नाइट्रोजन क्या है? गैस है, बाकी सारी धातु है। वन नॉट थ्री, क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी डिजीज कॉज होती है? तो कोलेरा, बाकी सारे किसके थ्रू? वायरल डिजीज है, कोलेरा, बी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखो ये ग्रामर के क्वेश्चंस है, इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी चूज टीचिंग एज हर, ओके, पर्टियर, कैरियर, कॉरियर या कैरियर? कौन सा सही रहेगा? दैट ऑप्शन बी, कैरियर। CAREER है, यहाँ CARI, ये कैरियर अलग है, ये कैरियर अलग है। ओके, तो आपको करेक्ट बनना था। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या? ऑप्शन बी। 104 के अंदर ऑप्शन बी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही ड्रोज द कार, इसके लिए पैसिव वॉइस क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द कार वाज ड्रोव बाय हिम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 105 का डी। 106, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द एनोनिम्स ऑफ वाइस इज वर्च्यू, वीक्ड, डिप्रेव्ड या वाइज? 105, सॉरी 106। 105 के अंदर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द कार वाज ड्राइवन बाय हिम, बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, 106 के अंदर ऑप्शन ए इज वर्च्यू। ठीक है, एंटोनिम्स पूछा है वाइज का, तो क्या आएगा? वर्च्यू आएगा। 107, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन दैट करेक्टली indicate the concept in the bracket. She sit for hours by the rivers when she was child, reading books, past habits, will, would, shall, may, क्या आएगा? तो 107 के अंदर ऑप्शन बी वुड आएगा। शी वुड सिट फॉर। ओके, 108 नंबर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब क्लाउज। ओके, 108 के अंदर एडवर्ब कौन से? शी विल वेट अंटिल यू कम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंग्लिश ग्रामर के हैं, मैं डायरेक्टली ऑप्शन आपको बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में आपको लगाना है 109 के, द इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड अ रिलायबल सोर्स विथ, बाय, ऑन और बिटवीन, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो बाय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाय। यहां आएगा बाय। ठीक है, 110, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हैव यू सीन these new light bulbs in the shop yet? Some, much, any of। okay, इसमें आएगा any of। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जनरल सेंसेस modalities refers to somatic sense and vision sense, stimuli and equilibrium, somatic sense and visceral sense, spatial sense and somatic sense। जनरल सेंसेस ओके 111, that is somatic sense and visceral sense। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 111 के अंदर सी। 112 की बात करें, विच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पैटर्न इन कंसर्निंग ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, लेट डी एक्सेलरेशन, नॉर्मल साइनसोइडल पैटर्न, वेरिएबल डी एक्सेलरेशन, अर्ली डी एक्सेलरेशन। ठीक है, 112 के अंदर लेट डी एक्सेलरेशन। विच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पैटर्न इन द कंसर्निंग फॉर फीटल डिस्ट्रेस हो, तो लेट डी एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर कॉमन रूट्स ऑफ पेरेंटल एडमिशन ऑफ ड्रग्स। कौन सा रूट पेरेंटल में मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता है? ठीक है, दैट इज सबलिंगुअल। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है सीओपीडी। सीओपीडी की फुल फॉर्म पूछिए क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 के अंदर ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको ज्यादा अपन एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, और वैसे टाइम कम है तो अपन फटाफट सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। Which one is not a remote complications of pre-eclampsia? Pre-eclampsia का complications नहीं है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चंस क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन देखें। ठीक है, विच वन इज नॉट ए रिमोट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया। प्री-एक्लेम्पसिया का रिमोट कॉम्प्लिकेशंस कौन सा नहीं है? ओके, दैट इज ओलिगोएनुरिया। ऑप्शन डी क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। इसने पूछा है रिमोट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया नहीं है। ठीक है, क्या पूछा? नॉट अ रिमोट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ओलिगोएनुरिया नहीं है, बाकी रिकरेंट प्री-एक्लेम्पसिया, क्रॉनिक रीनल डिजीज और रेजिडुअल हाइपरटेंशन रह सकता है। हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन 1857? ठीक है, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था 1857 के अंदर? 116 नंबर क्वेश्चन, दैट इज बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर हुज चैंपियनशिप डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ इन 1932 एडी। ठीक है, गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल हरिजन सेवा संघ की स्थापना। ठीक है, दैट इज घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 117 के अंदर घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट अ पैलेस इन द स्टेट सिंबल ऑफ मेवाड़? ठीक है, दैट इज राणा पूंजा भील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 118 के अंदर ए। ये सारे जीके के क्वेश्चंस है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। ओके, हो कल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशंस ऑफ। हो कल्चर, देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा इन्होंने जो दिया है इसमें ये है कि हो कल्चर जो होता था, खेती होती थी, उसमें क्या है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ओनली खेती बाड़ी की जाती थी। कुछ संसाधन होते थे जिनके थ्रू खेती की, और जिसमें क्या उनका बेसिक्स नीड पूरी हो जाए, खाने पीने की आपूर्ति हो, बिजनेस के लिए नहीं करते थे। तो कौन सा, अब एरियाज नहीं पूछा है, इसकी वजह से अपन कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर किसकी खेती जो है मोस्ट इंपोर्टेंट की जाती है। ओके,
तो इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चंस में आपको, ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मेज, कॉटन, वीट और राइस तीनों पूछा है। एरियाज के अकॉर्डिंग पता चलेगा अभी कहाँ पर जो है कॉटन, पर खाने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेज, वीट और राइस ये तीनों, कॉटन का तो कोई रोल नहीं है, मेज, वीट और राइस ये तीनों होते हैं। अब इस एरिया नहीं बताया तो किस एरिया के अकॉर्डिंग पूछा है। और हो कल्चर यानी कि हो जो खेतीबाड़ी होती थी, हो कृषि, वो मेनली अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इतना ही धान होगा ना जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, खाने पीने का जो है वो पूर्ति हो जाए, इतनी ही वो करते थे, कोई व्यवसाय के लिए नहीं करते थे। ओके, चलो नेक्स्ट है 120, ठीक है, बंद बरेठा। बंद बरेठा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बंद बरेठा कहां पर लोकेटेड है? कहाँ है? भरतपुर। बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर के अंदर। बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फिलफाई बाय द फर्स्ट रेफर यूनिट इज एक्सेप्ट, यहाँ पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या रहती है एफआरयू के थ्रू? ओके, तो काउंसलिंग सर्विसेज नहीं रहती है एफआरयू के अंदर। एक्सेप्ट पूछा, ये नहीं रहती। शुड प्रोवाइड इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर, ये भी है। शुड बी ब्लड स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज, शुड प्रोवाइड इमरजेंसी सर्जिकल एंड सिजेरियन सेक्शन, ये सारी एफआरयू के अंदर रहती है। काउंसलिंग सर्विसेज एफआरयू के अंदर नहीं आती है, ठीक है। फर्स्ट रेफर यूनिट के अंदर काउंसलिंग सर्विसेज नहीं आती है, बाकी तीनों आती है। एक्सेप्ट पूछा था, तो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चंस। नर्सिंग कोल्ड प्रोफेशन बिकॉज, नर्सिंग को प्रोफेशन कहा जाता है बिकॉज प्रोवाइड केयर टू प्रोफेशनल, प्रोवाइड सोर्स ऑफ इनकम, अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज स्किल टू पेशेंट सर्विसेज, अप्लाई प्रैक्टिकल थिंकिंग। ओके, क्यों कहा जाता है? 122 122 प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ इनकम, nursing called profession because provide care to professional, provide source of income, apply scientific knowledge and skill to patient services, apply practical, okay, apply scientific knowledge and skill to patient services. Okay, option C is the correct answer. Next, which one of the following is, which of the following is a fat soluble vitamin? फैट soluble vitamin कौन सा है? तो विटामिन डी फैट soluble vitamin है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 123 के अंदर। 124 है द लेयर ऑफ एपिडर्मिस दैट कंटेन स्टेम सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इज द, ओके, स्टेम बेसल, स्टेम स्पॉन्जियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम ल्यूसिडम, कौन सी है? ठीक है, 124 दैट इज ऑप्शन ए। ओके, स्ट्रेटम बेसल, द लेयर ऑफ एपिडर्मिस दैट कंटेन स्टेम सेल, स्टेम सेल होती है उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। मैच द फेज ऑफ माइसिस इन द कॉलम फर्स्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम सेकंड, इनको मैचिंग करना है, ठीक है। प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी आएगा, ठीक है। प्रोफेज क्या है? तो प्रोफेज है न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन, ठीक है। मेटाफेज क्या है? तो मेटाफेज है क्रोमेटिड्स अलाइंग एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। एनाफेज क्या है? तो एनाफेज है सिस्टर क्रोमेटिड वन पुल टू अपोजिट पोल्स। और टीलोफेज क्या है? तो टीलोफेज जो है वो है द chromosome coiled and the nuclear envelope platform. Option D is the correct answer. Next है क्वेश्चन नंबर 126, 126 नंबर क्वेश्चन। देयर आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, ए और आर, ठीक है। इसमें पहली स्टेटमेंट है रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव इन शेप व्हिच मैक्सिमम स्पेस फॉर गैस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको करेक्ट चूज करना है। पहला रेड ब्लड सेल्स है वो नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता, रीजनिंग ये पूछा है, तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बोथ दोनों ही सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लार्जेस्ट कार्पेजल बोन कौन सी रहती है? वो रहती है ल्यूनेट, ऑप्शन डी। लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी है? तो ल्यूनेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन और सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
128 के अंदर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स क्या है, तो राइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइस। एक्सपांड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च इन विच ईयर, कब लॉन्च किया गया था, तो 1978 के अंदर, 1978 में। ओके क्वेश्चन नंबर 131, आपातकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधे के हाथ बटेर लगना, झटपट की गानी, आधा तेल आधा पानी, न सावन सूखो न भादो हरो। ठीक है 131 इसमें आएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऑप्शन ए। अल्पकालीन सुख मिल रहा है, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, कौन सा वाक्य इसको 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये थोड़े समय के सुख को प्रकट कर रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी इन हेल्थ सिस्टम, यूपीएससी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखिए 133 नंबर, जनरली वन आशा इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन पर एक आशा को रखते हैं, 1000 पॉपुलेशन पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च इन विच ईयर इन इंडिया, ये की थी 2017 के अंदर, 2017 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एनआरएचएम प्रोग्राम इन इंडिया प्राइमरली वाज फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है, ऑप्शन डी रूरल एरिया के ऊपर। ठीक है एनआरएचएम रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एज पर आरसीएच प्रोग्राम द फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द देयर लॉन्च। ठीक है लॉन्च के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर अपन को सेटल करना है। ठीक है तो यहाँ सुमन, जेएसएस के, पीएमएसएमए और लक्ष्य, इन तीनों के लिए तो ऑप्शन सही जो आपको लग रहा है वो है आपके सी, जेएसएस के, फिर पीएमएसएमए, फिर लक्ष्य और फिर सुमन। ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए टू सबमिशन ऑफ एनएचएमआर डैश डैश एनआरएचएम एंड एनयूएचएम, ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 139 139 क्वेश्चंस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द RMNCH A+ strategy, okay that is USAID, UNICEF और UNFPA, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है विच कमेटी नॉन एज कमेटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कौन सी कमेटी को कहते हैं, दैट इज जूना वाला सॉरी जंगल वाला कमेटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है an unauthorized real-time interceptions monitoring of private communications between two entities over a network is called, को क्या कहते हैं, that is known as AWS dropping, option D is the correct answer. Where are the GPS device usually installed, GPS device कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, in cars, taxis and all aircraft, option A is the correct answer. ठीक है in IT Act helps empower government department to accept filling, creations and storage official document in digital format, option A is the correct answer. ठीक है नेक्स्ट है हाउ इज द साइज ऑफ करेक्टर मेजर्ड बाय द करेक्टर फॉर्मेटिंग, दैट इज इन पॉइंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन पॉइंट्स 145। which does the CPU do in the read operations from many memory, that is specify the address and the ideas placed in the data bus by the measures controller, option D is the correct answer. In contrast to the GPL pre-priority license, that is prohibit employing based on the copyright laws, option B is the correct answer.
ठीक है। मेडिकल एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a reason for the black hole hackers to break system security? ठीक है, 148, that is improving system performance. Option A is the correct answer. Next है, what is M-governance predicted to do for the e-governance services? That is ensure the inevitability and accessibility of e-governance services anytime and anywhere. Option A is the correct answer. And next, last question है सबसे, cannot be resolved under cyber appropriate tribute using a digital significance. Option D is the correct answer. ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है अपने पेपर का, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो है नर्सिंग के ज्यादातर हमने बताए, बाकी जो क्वेश्चंस कंप्यूटर वगैरह है उनको मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसमें मैंने आपको डायरेक्टली ऑप्शन ही बताए हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया हूँ, टाइमिंग बहुत कम था, तो उसकी वजह से जो है फटाफट सॉल्यूशन देना पड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगेगा और आप जो है इस वाइटल नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़िए और इस वीडियो को जरूर जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों के साथ शेयर कीजिए और अपना एवोल्यूशन कीजिए कि आपको कितने कितने मार्क्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो लगभग इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ जो है आपके आई थिंक जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो लगभग आपके अपन बात करें तो लगभग 90 के आसपास, ठीक है, 86 टू 90 यूआर की कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 84 से लेकर 88 के आसपास, ठीक है। और एससी कैटेगरी की 74 टू 78 और एसटी की 68 टू 70 के आसपास जाएगी। ये लगभग कट ऑफ रहने के चांस है, ठीक है, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जो है वो रहेगी, ठीक है। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।